हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के एमपीपीएससी प्रीलिम्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी पार्ट 2 से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रीवियस सेशन में हमने पार्ट 1 की कुछ क्वेश्चंस को डील किया था, देन आफ्टर हम सेकंड सेशन में आज चलते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि आप चाहें तो पूरे इकोलॉजी के सेशन को कम्प्लीटली देख लें, फिर इन क्वेश्चंस को अप्रोच करें तो आपको ज़्यादा बेहतर अप्रोच मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपस में ये क्या इंटरलिंक्ड होते हैं। बट एनीवेज, सेशन 2 के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप, दैट इज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पारसिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इट इज द रोटेशन ऑफ एलिमेंट इन इकोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज। तो यहाँ पे पता है कि जब हमने पढ़ा था उस टॉपिक को, तो हमने दो बातें समझी थी कि इकोसिस्टम में दो प्रकार के चक्र चलते हैं, दो प्रकार के जो साइकिल चलते हैं। तो एक जो होता है, याद रखिएगा, एक होता है आपका ऊर्जा चक्र। ऊर्जा चक्र चलता है, एक्चुअल में ये चक्र नहीं होता, ये एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और दूसरा हमने कहा था बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। तो ये क्या है, साइक्लिक फॉर्म में चलता है, ठीक। और ये क्या है, ऊर्जा चक्र एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये दो प्रकार के चक्र चलते हैं, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और इसमें खनिजों का क्या होता है, चक्रण होता है, मिनरल्स का चक्रण होता है। तो क्या है, यहाँ पे तत्वों को यानी कि मिनरल्स के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र नो, भूवैज्ञानिक चक्र नो, जैव भू रासायनिक चक्र यस, ठीक। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये ए और डी सेम ऑप्शन हो गए हैं, बट ये आंसर नहीं है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया आप सभी को? अब यहाँ पे देखते क्या है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण का संकट है? ठीक है, पर्यावरणीय संकट है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज द इनेमी ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, बबूल। बबूल है क्या? नो, बबूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो कहीं भी ग्रो हो जाता, नुकसान नहीं पहुंचाता। अमलतास बहुत ब्यूटीफुल कलर होता है, ये भी नहीं है। नीम, तो ये क्या है, फायदेमंद है। यूकेलिप्टस या इसे हम नीलगिरी भी कहते हैं, जिस भी क्षेत्र में ये ग्रो करता है, क्योंकि उसके आसपास वाले जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके पानी को भी क्या कर लेता है, ये सक कर लेता है, खींच लेता है। तो बाकी प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो जाती है। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, इसे पर्यावरणीय संकट या शत्रु कहते हैं, इनेमी ऑफ द एनवायरनमेंट कहते हैं, क्योंकि बाकी ट्रीज या प्लांट को ग्रो करने नहीं देता, उनके हिस्से का पानी भी खींच लेता है जमीन से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें, डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन एक नग्न के चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसकी सहजीवी साहचर्य है? लाइकेन विच आर द एबल टू इनिशिएट इकोलॉजिकल सीक्वेंसेस, है ना, या यहाँ पे कह सकते हैं आप इसे दूसरा नाम दे सकते हैं सब सीक्वेंसेस की जगह, दैट वी कॉल्ड सक्सेशन, ठीक है। आप इसे क्या कह सकते हैं, सक्सेशन कह सकते हैं, ठीक है। अनुक्रम का कहने का मतलब, जब वहां पे पहली बार कोई एनिमल या प्लांट जो है वहां पे रहने जाता है, जहां पे कुछ भी नहीं था, जीरो था, तो उसे हम सक्सेशन कहते हैं, है ना। तो कहाँ पे, इवन नेक्ड रॉक, नग्न चट्टान पे आता है, उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा रिलेशन बनाता है, क्या क्या है, लाइकेन। तो लाइकेन के बारे में याद रखना, A+F कहते हैं, एल्गी प्लस फंजाई या फिर फंगी, ठीक है। एल्गी यानी शैवाल और फंगी यानी कि यहाँ पे कवक। शैवाल प्लस कवक का योग साहचर्य है, जिसमें शैवाल जो होता है हरा होता है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा, और उस फूड को कौन खाएगा, आपका ये फंगस खाएगा, और वो इसको क्या करता है, सुरक्षा यानी शेल्टर देता है, ठीक। तो दोनों का साहचर्य है एल्गी प्लस फंजाई। तो ए रॉन्ग है, बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। ये बातें सभी को समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर का। जीव भार यानी कि बायोमास, बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा हो जाता है? विच इकोलॉजिकल द पिरामिड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन्वर्टेड, उल्टा किस में बनता है? तो याद रखना, हमको ये पता है कि 3 टाइप के पिरामिड होते हैं। पहला देखते हैं यहाँ पे संख्या का पिरामिड, दूसरा देखते हैं हम जैव भार का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, और तीसरा हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। और जैव भार का यहाँ भी कौन सा भार पूछा है, बायोमास का पिरामिड। तो बायोमास का पिरामिड हमको पता है, जितने भी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड उल्टा बनता है। तो देखिए एक्वेटिक है क्या, फॉरेस्ट वाला है, नहीं है, घास तल है, नहीं है,
तालाब, पॉन्ड, तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक, तो बी इज द राइट आंसर। बायोमास क्या होता है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को हम बायोमास कहते हैं। पर यूनिट एरिया में प्रेजेंट रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक, ये बातें सभी को समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है प्राथमिक उत्पादकता, उसके बाद देखते हैं औसत वर्ड आया है, शुद्ध, औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। उत्पादकता का सीधा सीधा कम संबंध किससे होता है, बायोमास से होता है। बायोमास यानी कि वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो बायोमास ज़्यादा होगा, तो बायोडाइवर्सिटी या बायोमास ज़्यादा होगा तो उसकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे दिया हुआ है कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, देखो प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है कि किसी भी एरिया में हम देखते हैं जो प्लांट वगैरह जो होते हैं वो अपना जितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी बायोमास की मात्रा उत्पन्न कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, शुद्ध जो है सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सकल यानी कि हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब उस एरिया में जितने भी प्लांट है, मतलब ऑटोट्रॉप्स में जितने भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या फूड बनाएंगे, मतलब एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाएंगे, कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे। तो कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो क्या होगी, वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण का टोटल आउटपुट होगा। समझ पा रहे हैं क्या, टोटल जितने भी उस एरिया में प्लांट हैं वो सब फोटोसिंथेसिस किए, उसके बाद जो फाइनल जो फूड निकला, तो सकल आया था, ग्रॉस वर्ड आ रहा है ना, सबको मिला देंगे सभी प्लांट के। तो 100 प्लांट है तो 100 प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का जो फूड बनेगा उसको जोड़ दो, तो वो बनता है आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्लांट अपना भी तो ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा, तो जितना अपना डेवलपमेंट किया रखेगा, है ना, अपना क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और बाकी जो है फिर उसको अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा, तो उसे कौन खाएंगे, उसे खाएंगे शाकाहारी पौधे, सारे का शाकाहारी प्राणी। ठीक है, शाकाहारी एनिमल खाएंगे, हर्बीवोरस एनिमल खाएंगे। तो वो जो बचता है अपना ग्रोथ डेवलपमेंट के बाद जो बचेगा उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। तो ये समझ में आ गया, उसे हम कहते हैं एनपीपी। ठीक है, जीपीपी माइनस आर, आर मतलब जो है अपना जो मेटाबॉलिज्म वाला या अपना जो रेस्पिरेशन के थ्रू अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, तो जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी हम कह सकते हैं। ठीक, समझ में आया, जीपीपी माइनस आर इक्वल टू यहाँ पे एनपीपी कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे कम है, तो सबसे कम किसका होगा, देख सबसे पहले देखिए यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधी उष्ण कटिबंधी वन, शीतोष्ण उष्ण कटिबंधी वन यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट लिखिए, यहाँ पे दोनों वर्ड आ गया, टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है, उष्ण कटिबंधी यहाँ तो ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश यानी कि ग्रासलैंड एरिया, और उसके बाद देखिए लास्ट जो है ये रिपीट हुआ था इसलिए मैंने करेक्ट किया है, टुंड्रा फॉरेस्ट। तो टुंड्रा फॉरेस्ट में देखते हैं वहाँ पे किसी प्रकार के बड़े ट्री नहीं मिलते, मतलब वहाँ प्रोडक्टिविटी भी कम है। तो प्रोडक्टिविटी कम है मतलब क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस आसानी से हो नहीं पाता, क्योंकि सूर्य की किरणें कहाँ, टुंड्रा फॉरेस्ट क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे ये पृथ्वी है तो ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तो इन क्षेत्रों में मिलते हैं। तो यहाँ पे सनलाइट तिरछी पड़ती है, तो सनलाइट ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो अपना ग्रोथ तो करेंगे नहीं, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम किसमें होगा, टुंड्रा फॉरेस्ट में होगा। ठीक, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पारसिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत याद रखना, यूनिवर्सल एक ही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता, वो है सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना क्या है, इसका आंसर क्या, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सोलर एनर्जी है। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है, जो पानी में सतह के नीचे नीचे पाए जाते हैं, वो जो कम्युनिटी पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, जो जल में पाए जाते हैं, उनके लिए हम लैंटिक वर्ड यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे लैंटिक वर्ड यूज करते हैं। आवास का उदाहरण क्या है, तालाब और दलदल दोनों में पानी है, झरना नदी दोनों में पानी है,
तालाब और नदी इसमें भी दोनों है, तो उपरोक्त सभी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को मैं बताया हूं पहले भी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू द बायोस्फीयर। हमको याद होगा कि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक जीव है ए, तो ए जो होता है एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, वो एनिमल प्लांट कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ए मिलके क्या बनाएंगे, जनसंख्या या समष्टि या पॉपुलेशन बनाएंगे। मैं इसे पी पॉपुलेशन कहता हूँ, है ना। बहुत ये ए है तो उस एरिया में ए बी सी मतलब कई प्रकार के जो है एनिमल प्लांट मिलके वो क्या कराएंगे, वहाँ पे आपस में मिलके कम्युनिटी यानी कि समुदाय का निर्माण करेंगे। ठीक है, और समुदाय में क्या होते हैं, सभी अलग अलग प्रकार की प्रजाति होते हैं। पॉपुलेशन में एक ही प्रकार के प्रजाति होते हैं, जैसे ए प्रकार का एक ही प्रकार का प्रजाति है, यहाँ पे ए प्रकार का, बी प्रकार का, सी प्रकार का, डी ई प्रकार, सभी प्रकार के प्रजाति हैं, इसलिए क्या है, इसे समुदाय कहते हैं। समुदाय में हम देख रहे हैं केवल बायोटिक फैक्टर है। उसके बाद देखते क्या है, मतलब जैविक कार्य जिसमें जीवन होता है उसे देखें। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, उस एरिया के बायोटिक फैक्टर मतलब जितने भी प्रकार के प्रजाति हैं प्लस उस एरिया के ए बायोटिक फैक्टर अजैविक कारक, वहाँ के भूमि तापमान, है ना, वहाँ का सनलाइट, वहाँ की आर्द्रता, सभी चीज़ों को जिसमें लाइफ नहीं हुई थी उसको मिला देते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक का मिश्रण जो हो जाता है वो क्या कहलाता है, अब इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, इकोसिस्टम कहलाता है। और इकोसिस्टम के बड़े रूप को हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं, है ना। बायोम बड़े भौगोलिक क्षेत्र में होता है, जैसे टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम्स, है ना, ट्रॉपिकल बायोम्स, इस टाइप से। तो ये बातें याद हो गई, जैसे टुंड्रा टैगा बायोम ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलेगा, ट्रॉपिकल बायोम आपके इक्वेटर क्षेत्रों में मिलेगा। वैसे बायोम के बाद अब अगला देखें तो बायोस्फीयर वर्ड आ जाता है। बायोस्फीयर वर्ड आ जाता है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसमें जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल तीनों को जोड़ देते हैं। तो आइए उस सीक्वेंस को देखते हैं कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखिए जनसंख्या, 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 फिर भूदृश्य यानी कि लैंडस्केप। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए, आप सीधा सीधा ये मान के चलिए एक ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट किया है, तो जनसंख्या तो पहला सही हो गया, तो बी इसको हटा दो पहले। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जनसंख्या के बाद देखते क्या है, आपका समुदाय आ रहा है, कम्युनिटी आ रहा है। तो पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी आ रहा है, कम्युनिटी के बाद जो कम्युनिटी में सब बायोटिक फैक्टर आ रहा है, तो उसके बाद देख रहे हैं पारसिक तंत्र आ रहा है, जिसमें कि वहाँ पे बायोटिक, एबायोटिक, जैविक अजैविक कारक दोनों को शामिल किया जाता है। तो ये इसका सही सीक्वेंस दिख रहा है अभी तक। और भूदृश्य यानी लैंडस्केप यानी बड़ा क्षेत्र। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। समझ में आया, इसी को मैं यहाँ पे बताया गया है। क्लियर हो गया। ऑर्गेनिज्म मिलके जो है पॉपुलेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन मिलके समुदाय बनाएंगे, समुदाय मिलके पारसिक तंत्र बनाएंगे, पारसिक तंत्र का बड़ा रूप जो है बायोम होता है, जो किसी बड़े भूदृश्य यानी लैंडस्केप में होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जैविक और अजैविक संगठनों के माध्यम या इंटरमीडिएट का कार्य करते हैं। कौन करता है, इंटरमीडिएट का काम कौन करता है, किसके किसके बीच में, जैविक और अजैविक संगठनों के बीच में। ठीक है, जैविक और अजैविक संगठनों के बीच में यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट का काम कौन करता है। यहाँ पे देखिए ये है आपका परजीवी, उपभोक्ता, उत्पादक या उपरोक्त सभी। जैसे कि आपको पता होगा कि फूड चेन में सबसे पहले क्या होते हैं, उत्पादक से स्टार्ट होता है। उत्पादक क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं, और उत्पादक को खाने वाला उपभोक्ता होता है, यानी कि कंज्यूमर होता है। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आ जाएगा। ठीक, तो ये बातें अब सभी को समझ में आ रही। उत्पादक जो होते हैं सनलाइट का यूज करेंगे, सनलाइट जो है उसमें लाइफ नहीं होती, तो उत्पादक क्या होते हैं, ऊर्जा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इनको। और यही बातें याद समझिए कि इंटरमीडिएट का काम क्या कर रहा है, यही प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, आपस में इधर एबायोटिक फैक्टर इधर बायोटिक फैक्टर, दोनों के बीच क्या कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक, सभी को समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक पारसिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ या घट सकती है, स्थिर रहती है। तो आपको पता होगा 10% का लॉ। ठीक है, लेनमैन का 10% का लॉ मैंने बताया था कि जब हम देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड जो हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है,
आधार में हम देखते हैं प्रोड्यूसर होता है उत्पादक, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। तो ऊर्जा यहाँ से प्रवेश करती है उत्पादक के थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे, मान लो ये 100% एनर्जी जा रही है, तो इसकी वैल्यू मान लो 100 ले लो, तो हर स्तर में, एवरी ट्रॉफिक लेवल में, प्रत्येक पोषण स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा जाती है। तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, 10 का 10% 1 हो जाएगा, 1 का 10% 0.1 हो जाएगा। मतलब ये डिक्रीज होते जा रही है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड इस प्रकार श्रिंक होता है, यानी कि सीधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपराइट बनता है, यहाँ पे इनवर्स नहीं बनता, सीधा बनता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि एक पोषण स्तर से दूसरे में जाने पर ऊर्जा की मात्रा घटती है। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया आप सभी को? तो इस प्रकार आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। थर्ड वाले सेशन में कुछ और क्वेश्चन लेकर हम हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।